Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss legal rules regarding a valid offer. So इससे पहले वाले वीडियोस में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 के कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं जो आपको विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो चैप्टर 2 में हम डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफ़र डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफ़र डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 9 रूल्स हैं जो हमें इस टॉपिक के अंडर पढ़ने हैं। हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं जो लीगली वैलिड बनाता है एक ऑफ़र को। तो ऑफ़र और प्रपोजल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस की डेफिनेशन हम काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको एक्सप्रेस का मतलब पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस एक्ट के अंदर या किस बिजनेस लॉज के हर एक्ट के अंदर आपको ये टर्म मिल जाएगी, इसीलिए आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एक्सप्रेस का मतलब है स्पोकन और रिटर्न होना चाहिए वो ऑफ़र। अब स्पोकन और रिटर्न कैसे हो सकता है कि मान लेते हैं आपने अपने फ्रेंड को कोई ऑफ़र देना है कि आपसे आपकी बाइक परचेज़ कर ले, तो उसमें आप उसको ऐसा कहकर वो ऑफ़र दे सकते हैं या फिर आप उसको लिख कर ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं कि आप मुझसे मेरी बाइक जो है वो रुपीज़ लेट्स से 1 लाख में ले लें। तो इसको हम बोलेंगे कि वो एक एक्सप्रेस ऑफ़र या प्रपोज़ल है कि आपने अपने फ्रेंड को बोलकर या लिखकर एक ऑफ़र दिया कि वो आपसे 1 लाख रुपीज़ में वो बाइक परचेज़ कर लें। तो ये हम पहले कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो हमने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के अंडर पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो है ऑफ़र प्रपोजल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड का मीनिंग भी हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं कि इम्प्लाइड का मतलब होता है कि वो अनसेड है और हमारे बिहेवियर या कंडक्ट से ऐसा शो हो रहा है कि हम एक ऑफ़र दे रहे हैं या एक प्रपोज़ल दे रहे हैं। बिहेवियर से या कंडक्ट से ऐसा पता चल जाता है कि हम कोई ऑफ़र दे रहे हैं या कोई प्रपोज़ल दे रहे हैं। तो इसीलिए हम बिहेवियर से जब जज कर लेते हैं कि कोई पर्सन एक ऑफ़र या प्रपोज़ल दे रहा है तो उसे हम इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं, जो हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त डिस्कस कर चुके हैं। कि मान लेते हैं एक रेलवे स्टेशन पर अगर आपको कुलीज़ दिखाई देते हैं और वो कुली आपके साथ जो लगेज है उसको बिना आपके मर्ज़ी से या आपसे बिना पूछे उस लगेज को उठा लेता है, लेकिन आप उसको अगर उठाने के लिए नहीं कहते तो आप उसे मना भी नहीं करते कि वो आपका लगेज जो है वो ना उठाए। तो इस केस में वो कुली एक इम्प्लाइड ऑफ़र दे रहा होता है कि वो आपका लगेज उठाएगा, तो इसके बदले में आप उसे कुछ अमाउंट पे करेंगे कि आपने उसे ऐसा करने के लिए मना भी नहीं किया है, तो आपको अब वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आपको वो अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो इसी को हम इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं कि ये अनसेड है कि आप एक ऑफ़र दे रहे हैं या एक प्रपोज़ल दे रहे हैं, आपके कॉन्डक्ट या बिहेवियर से पता चल जाता है कि कुली आपको एक ऑफ़र दे रहा है। आपके कंडक्ट से ही ऐसा शो हो रहा है, आपके बिहेवियर से ही ऐसा शो हो रहा है कि आप उस ऑफ़र में एंटर हो रहे हैं। तो इसी को हम इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं। तो इन दोनों ही टाइप्स के ऑफ़र में, एक्सप्रेस ऑफ़र्स और इम्प्लाइड ऑफ़र्स में यही डिफरेंस है कि ये स्पोकन और रिटन होते हैं और ये इम्प्लाइड ऑफ़र्स जो हैं वो अनसेड होते हैं, मतलब बोलकर ऐसा नहीं किया जाता और बिहेवियर या कंडक्ट से ये ऐसा जज कर लिया जाता है कि कोई पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे रहा है या कोई प्रपोज़ल दे रहा है। तो किसी भी ऑफ़र में, किसी भी ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनने के लिए ये लीगल रूल है कि वो या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड ऑफ़र होना चाहिए। दोनों में से किसी भी टाइप के ऑफ़र को हम लीगली वैलिड ऑफ़र मानेंगे। तो ये फर्स्ट रूल है किसी भी ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनने के लिए। अब सेकंड रूल देखते हैं। एन ऑफ़र मस्ट कंटेम्पलेट टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अब इस टर्म को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन में एंटर होने की।
कोई भी ऑफर जो इस इंटेंशन से दिया जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज एक लीगल रिलेशन में एंटर हो रहे हैं, तभी हम उसको एक लीगल या वैलिड ऑफर मानेंगे। अदरवाइज वो एक डोमेस्टिक नेचर का ऑफर माना जाएगा जिसमें कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे या उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी नहीं होगी। तो इसीलिए लीगल रिलेशंस का होना इम्पॉर्टेंट है कोई भी ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनने के लिए। इसमें भी हमने एक केस डिस्कस किया था, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस, जिसमें मिसेस बैल्फर और मिस्टर बैल्फर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन फिर मिस्टर बैल्फर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते और मिसेस बैल्फर उन पर केस करती हैं और इस केस को कोर्ट कैंसिल कर देता है या डिसमिस कर देता है इन ग्राउंड्स पर कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर दोनों में से किसी भी पार्टी की लीगल रिलेशन में एंटर होने की कोई इंटेंशन नहीं थी। इसीलिए जब हम स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज पर होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, जब हम ऑफ़र दे रहे होते हैं, जब हम ऑफ़र मेक कर रहे होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के टाइम पर ही, तभी हमें ये शो करना होता है कि हम आगे एक लीगल रिलेशन में एंटर होंगे। मतलब अगर कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है या उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती या तोड़ती है, तो उस केस में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसका भी कोई लॉस हुआ है वो अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड होगी, क्योंकि उसी टाइम पर जब वो ऑफ़र दे रहे थे कोई भी एक पार्टी, उसी टाइम पर ये क्लियर हो गया था कि वो पार्टी क्रिएट करेगी एक लीगल रिलेशन। इसीलिए किसी भी ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनने के लिए लीगल रिलेशन में एंटर होने की इंटेंशन होना इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी दोनों पार्टीज़ केपेबल होनी चाहिए लीगल रिलेशन में एंटर होने के लिए, जिसमें हमने साउंड माइंड का पर्सन और एज ऑफ मेजॉरिटी तक रीच होने वाला कंडीशन पढ़ा था कि वो पर्सन एक मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि वो केपेबल है लीगल रिलेशन में एंटर होने के लिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र मेक करने के लिए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 7 रूल्स पढ़ेंगे जो एक ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।